शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहां से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे? जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं? कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली झनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। झनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है।
जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए। मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं। लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है, आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दांत तो देखो, कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो। आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मसाज चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है, मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा।
बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया? इतनी देर से घूम रही हूं, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब? चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले